हेलो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स मैथमेटिक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर्स की ओर ध्यान देंगे। चैप्टर्स का नाम है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स के मतलब जानने से पहले सबसे पहले आपको उसके लिए मैट्रिसेस के बारे में जानना है, जो कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ ली। फिर भी जिनको दिक्कत हो, आप पीछे डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए लिंक पे जाकर के आप उसको देख सकते हो, एक बार समझने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है। मैट्रिसेस में हमने कहा कि मतलब एक रेक्टेंगुलर अरे होता है, मीन्स जिसमें अरेंजमेंट होता है जहां एलिमेंट्स को रो या कॉलम में सजाकर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये रो और कॉलम में आपने जैसे सीखा हुआ था, जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसका ऑर्डर 2/3 का है। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता था जिसमें इस वर्टिकल जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग रो कहते हैं। ये आपका जो रो 1 कहलाया। ठीक है, ये आपका रो 2 कहलाया। उसी टाइप से ये कॉलम 1 कहलाया, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3 कहलाया। मतलब यहाँ पे रो और कॉलम में अरेंजमेंट होते थे, और इन सारे नंबर जो यहाँ पे लिखे गए इन सारे को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस मैट्रिक्स के अंतर्गत ये जो हम लोग यहाँ पे सीखे हुए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंतर्गत कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मींस जिसमें रो और कॉलम का नंबर जो है वो बराबर नहीं है। ठीक है, बट इसी टाइप का एक और मैट्रिक्स होता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक मैट्रिक्स है, बट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने देखा कि रो और कॉलम का नंबर बराबर होता है। ओके, अब यहां पे जो रो और कॉलम का बराबर होता है, तो हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स के केस में इसी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेना है। ठीक है, मतलब यहां पे जब हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि 3/3 ऑर्डर का हो, वो 2/2 का हो सकता है, 1/1 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जब हम लोग डिटर्मिनेंट्स यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स के केस में हम लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चंस मिलेंगे या तो वो 3/3 के फॉर्मेट में होंगे या फिर वो 2/2 के फॉर्मेट में होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये एलिमेंट्स के तौर पे जो चीजें हमने मैट्रिसेस में यूज की हुई है वही चीजें हम लोगों को बहुत हद तक डिटर्मिनेंट्स में भी यूज करनी होगी। बट ध्यान रखने वाली बात यहां ये होगी कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है तो उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वही स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? ठीक है, यहां पे बस ये क्या होता था, ये एक अरेंजमेंट होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में एक वैल्यू होता है। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू आपको निकाल के मिलेगा, कहने का मतलब है आप उसको डेफिनेशन के रूप में समझ सकते हैं एनी वैल्यू, वो वैल्यू चाहे वो रियल नंबर में हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो। तो एनी वैल्यू विच इज एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मतलब जो मैट्रिसेस हम लोगों को दिया गया है उससे रिलेटेड, उससे एसोसिएटेड कोई भी वैल्यू जो मुझे मिले वो डिटर्मिनेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और हम लोग उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो यहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या फिर डी डेट ए, इन दोनों में से किसी एक के द्वारा आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे बात है कि हम लोग बहुत पिछले क्लासेस में हम लोगों ने यहां पे इसके बारे में पढ़ा हुआ है ये चीज कि ये मॉड्यूलस कहा जाता है इसको। ठीक है, या फिर मोड कहते हैं आप। लेकिन इस यहां पे ये जो हमारा ए है ये मॉड्यूलस के नाम से ना जानते हुए हम लोग यहां पे उसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स तो समझ गए, और मैंने कहा कि हो सकता है कि 1/1 के फॉर्मेट में हो सकता है 2/2 के फॉर्मेट में हो सकता है 3/3 के फॉर्मेट में हो, 4/4 के फॉर्मेट में हो। बट मोस्ट प्रोबेबली कि आपको 12th क्लासेस में ये चीजें जो मिलेंगी वो सिर्फ 2 फॉर्मेट में मिलेंगे, या तो वो 2/2 के फॉर्मेट का होगा या फिर वो 3/3 के फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पे मैट्रिसेस दिए गए होंगे आपको, और वहां से आपको उसके वैल्यू फाइंड करने होंगे, और उसी वैल्यू को यहां पे डिटर्मिनेंट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उस वैल्यू को निकालने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि उससे रिलेटेड हम लोगों को यहां पे सीखनी होंगी, और उसमें सबसे पहले जैसा आता है, मान लीजिए सबसे पहला एक है माइनर। अब जिसको माइनर कहते हो, बहुत सिंपल है ये डेफिनेशन, आप अगर याद ना भी रखें तब भी कोई बात नहीं,
एकदम छोटी सी चीज है, जैसे मान लीजिए 2x2 के फॉर्मेट में, ये 3x3 के फॉर्मेट में, दोनों को मैं हल्के हल्के समझा देता हूं इसको। जैसे मान लीजिए कि हमारा इसको बोले कि ये हम लोगों को यहाँ पे माइनर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे हम चारों एलिमेंट के अलग अलग माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 9। तो उस 9 एलिमेंट के अलग अलग हम लोग यहाँ पे माइनर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो माइनर होता क्या है, देखिए जैसे हमने लिखा, इफ वी लीव द रो एंड कॉलम passing through the element aij, then the second order determinant thus obtained is called minor of aij and is denoted by mij। मतलब क्या हुआ, जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे इस एलिमेंट की अगर हम बात करें, आपने मैट्रिसेस में सीखा हुआ है, इस एलिमेंट को हम लोग A11 के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर इस A11 का मुझे माइनर फाइंड करना हो तो उसको माइनर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M से। तो अगर मान लीजिए मुझे फाइंड करना हो M11, मतलब ये आपका फर्स्ट रो, ये जो आपका है, ये जो आपका 2 है फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। आप ये भी मैट्रिसेस में यूज कर चुके हैं कि MIJ मतलब यहाँ पे ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 2 नजर आ रहा है, ये 2 जो होगा फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पे है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 1 1। अगर मुझे इसका माइनर फाइंड करना है तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे देखना है कि जिस एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकालना है उसका करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है वो हटा दीजिए, वो डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम खत्म, क्या बच गया 5। दिस इज कॉल्ड माइनर, इजी है। अगर मुझे यहाँ पे 3 का निकालना हो, जैसे ये 3 कहां है, रो पहला है बट कॉलम सेकंड है, तो इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, M12। मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो डिलीट कर दीजिए, सेकंड कॉलम सेकंड रो डिलीट कर दीजिए, क्या बच गया आपका, ये 4, ठीक है। वैसे ही आपके पास 2 1 है, वैसे ही आपके पास 2 2 है। मतलब जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए, जो बच जाएगा वो रिमेनिंग पार्ट जो भी होगा दैट इज कॉल्ड माइनर, ठीक है। अब जैसे इसका 2 मान लीजिए यहाँ पे इसका निकालो, 4 का है, सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। तो सेकेंड रो डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, क्या बच गया 3, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, तो ये सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम है, क्या बच जाएगा 2, तो ये इसका माइनर हो गया, कोई प्रॉब्लम है। उसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन 3x3 के फॉर्मेट में अगर होता और हमसे कहा जाता कि इसके माइनर निकालिए, तो वैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट में सभी के अलग अलग माइनर निकाले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 1 को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1 1 मतलब हुआ फर्स्ट रो डिलीट हो गया, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, जो बच गया मेरे पास वो 6 2 8 4। हमने यहां लिखा हुआ है कि देन द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, देखिए ऑर्डर था आपका 3x3 का, बट यहां पे चेंज होकर के भी हो गया 2x2 में, ठीक है। वैसे ही अगर आप निकालते हैं M12, ठीक है, तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का अगर आप निकालेंगे क्या बच जाएगा आपके पास 1 3 8 4। इस टाइप से आप 9 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट का अलग अलग आप माइनर निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, हमको इसको सोल्व करने की जरूरत होती है। अभी मैंने यहाँ पे कहा है कि वैल्यू, मुझे यहाँ वैल्यू निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट्स के फॉर्मेट में जब आ जाता है तो, ठीक है। तो मुझे इसके वैल्यू चाहिए होंगे, ठीक। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक 2x2 के ऑर्डर का और एक 3x3 के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, मैं जो कि अभी आगे बताऊंगा उसको, ठीक है। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर क्वेश्चंस मान लीजिए 2x2 के फॉर्मेट में होता है तो बहुत नॉर्मल से कंडीशंस होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, ये बस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ठीक है। ये जो आपका लेफ्ट साइड के टॉप पे दिख रहा है ये कॉर्नर, ठीक है, और इसका लास्ट, मतलब आप इसको एक तरीके से प्रिंसिपल मैट्रिक्स में आपने यूज किया हुआ, ये प्रिंसिपल डायगोनल के नाम से जानते हैं आप इसको, ठीक है। मतलब इस A11 को इस A22 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये क्रॉस ऐसे, मतलब 6 × 4 24, बीच में साइन माइनस का, ठीक है। और फिर ये जो आपका है 2 × 8, ये 2 × 8 यानी 16, सोल्व कर दीजिए तो ये आपका हो गया 8, ये इसका माइनर हो गया। उसी टाइप से ये 4 1 जा 4 और 8 3 जा 24, ये हो गया आपका
20, ये इसका माइनर हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाहें तो 2/2 3/3 किसी भी ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स दिया हुआ हो और आपको अगर निकालने के लिए कहा जाए माइनर, तो बस उस एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो भी आपके रिमेनिंग पार्ट बच जाएंगे उसको माइनर कहा जाएगा। ओके, सिमिलर टाइप यहां पे एक और पार्ट है, इसी में एक दूसरा पॉइंट जो है आपका कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, कोफैक्टर सिर्फ साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोफैक्टर में करना क्या होता है, बस ये भी छोटी सी चीज है, बस माइनर अगर समझ में आ गया तो ये बहुत समझने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ चूंकि स्पेस नीचे में कम है तो मैं इसी में थोड़ा सा इसको कोफैक्टर के रूप में मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, जैसे, या फिर मैं यहाँ पे बताता हूं इसको। देखिए, करना कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिखा इफ द माइनर mij इज मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर i प्लस j, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड माइनर। कहने का मतलब है अगर मान लीजिए आपके पास a था 2 3 4 और 5, ये था, आपने पहले यहां पे निकाला हुआ था माइनर। ठीक है, हमने कहा कि जो भी माइनर आया उस माइनर को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 के पावर i प्लस जे से। जैसे मान लीजिए मैंने यहां m निकाला हुआ था, ठीक है, हम लोग माइनर को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं a से, कैपिटल A से। तो अगर aij मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, -1 टू द पावर i प्लस j को माइनर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है, अगर मुझे a11 चाहिए तो i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे भी 1, तो यहां पे -1 टू द पावर 1 प्लस 1, i के जगह पे 1, फिर यहाँ पे j है तो j के जगह पे भी 1 और इनटू माइनर। अभी मैंने कहा माइनर किसको कहेंगे, 1 1 का निकाल रहे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो रिमेनिंग पार्ट यहां से बच गए वही माइनर कहा जाता है। ठीक है, अब क्या इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, -1 का पावर जो आपका है 1 प्लस 1 यानी 2, इवन नंबर है। अगर -1 का पावर इवन हो, 1 का पावर तो कुछ भी रह जाए तो 1 ही रहता है, बट अगर पावर इवन है तो साइन प्लस का होगा, अगर ऑड है तो साइन माइनस का होता है। तो यहां पे देख लीजिए 1 + 1 इवन नंबर है, मतलब साइन प्लस का होगा, तो ये आपका आ गया 5। अब इस प्लस को आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उसी टाइप से अगर मान लीजिए आपको 1 2 निकालना हो तो -1 का पावर 1 + 2, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लिखेंगे, हम कितना बच गया 4, लेकिन यहां पे हमारे पास जो है -1 का पावर 1 + 2 यानी 3, और 3 क्या है, ऑड नंबर, तो साइन क्या चीज में आएगा, नेगेटिव, और ये मेरा जो 4 था वो रह गया। तो इस टाइप से 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट के आप यहां से कोफैक्टर निकाल सकते हो। सिमिलर टाइप अगर वो क्वेश्चन 3/3 के फॉर्मेट में अगर रहता, उस 3/3 के क्वेश्चंस में भी सेम टाइप से हम लोग बस यहाँ पे करते, बस यहाँ का साइन यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाता, -1 टू द पावर 1 + 1, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर वो इवन होता तो प्लस, ऑड होता तो माइनस, तो मतलब इसके पहले वो सिर्फ प्लस या माइनस का साइन आता चला जाएगा, उसको हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक बार उतार लीजिए इसको अगर जिनको उतारना हो तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें इवैल्यूएशन पे, कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नॉर्मल कंडीशंस में मान लीजिए अगर 2/2 के फॉर्मेट में होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहां पे प्लेस वैल्यू की बात करें या पोजीशन की बात करें, a11 a12 a21 और a22, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है, ठीक, और आपसे कहा जाए इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करिए, तो क्या करना होगा, अभी मैंने वहां पे पीछे में बताया आपको क्या करना है, आपको बस नॉर्मल इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देने की जरूरत होती है। जैसे a11 है इसको a22 के साथ माइनस, फिर a21 को a12 के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चंस में लिखा रहे a आपका दिया हुआ 2 3 1 4, ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना हो इसका क्या करेंगे, 2 × 4 यानी 8 और 1 × 3 यानी 3, ये हो गया आपका 5 आंसर। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए 2/2 के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो तो आप उसको आराम से ऐसे निकाल सकते हो, बट वही अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए 3/3 के फॉर्मेट में अगर रहता है तो आपको 3/3 के फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6
7 8 9। ठीक है, अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आप उसको ऐसे भी डेल्टा के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब इवैल्यूएट अगर क्वेश्चंस में दिया गया हो तो आप उसको यहाँ पे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सीरियल नंबर ना लेकर के आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे 4 8 6 7 2 9, कुछ भी यहाँ पे आप क्वेश्चंस लेकर के आप उसको बना सकते हो। अब देखिए, ये जो हमारा ऑर्डर है वो 3x3 का ऑर्डर है। ठीक है, आपके पास रो कितने हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3। तो आप इसको 3 रो में से किसी एक को चुन के या फिर तीनों कॉलम में से किसी एक को चुन के, मतलब 6 तरीके से आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हो, और हर कंडीशंस पे, हर तरीके से बनाने पे जो इसका आंसर होगा वो सेम होगा, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इसको जानने से पहले मैं थोड़ी सी बात एक बार और रिपीट कर दूं इसको। यहां पे साइन की बात करते हैं, जैसे रूल फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, मैं इसकी बात थोड़ी सी करूं। अगर मान लीजिए कि मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो करना क्या है ये समझिए पहले आप। मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिसेस जो भी आपको 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ये है। आपको यहां पे करना बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस करना क्या है, जैसे इसको लिए, ये आपको पहले ही सीख चुके हैं मैट्रिसेस के अंतर्गत, ये रो कहलाए, ये कॉलम। हमेशा पहले रो आता है, बाद में कॉलम आता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस रो को और कॉलम को जोड़ते हैं, मतलब जो उसका पोजीशन है उसके रो और कॉलम को आप उसको ऐड करिए। अगर उसका वैल्यू इवन आता है तो साइन पॉजिटिव। ठीक है, और अगर उसका वैल्यू ऑड आता है तो उसका साइन नेगेटिव। ओके, अब देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे बस यहां बहुत सारे लोग इसको रट लेते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप उसको जैसे याद रखना चाहो, बट ये इसका तरीका है कि इसके रो और कॉलम को ऐड करें। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके 1 को और इसके 1 को ऐड करें तो 1 और 1 2, 2 क्या है? इवन नंबर, तो साइन क्या आ गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये 1 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 यानी 3, 3 क्या है? एक ऑड नंबर यानी साइन नेगेटिव। यहां पे देख लीजिए 1 3 4 यानी इवन नंबर, साइन पॉजिटिव। उसी टाइप से आप जितने भी प्लेस को देखेंगे आप उसमें हमेशा इसी फॉर्मेट में वो आते चले जाएंगे, मतलब हमेशा वो साइन अल्टरनेट होंगे। ठीक है, मतलब यहां पे देखिए ऐसे चले आप तब भी, ऐसे चले तब भी। ठीक है, इसके डायगोनल में हमें हमेशा जो साइन मिलेंगे वो सेम मिलेंगे, चाहे आप प्रिंसिपल डायगोनल की साइड से चले ऐसे, या फिर आप ऐसे चलो, दोनों साइड से साइन जो होंगे वो सेम होंगे, प्लस 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 या फिर प्लस प्लस प्लस, माइनस 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 माइनस, डायगोनली वो हमेशा साइन सेम रहेगा। बट अगर रो और कॉलम में आप अगर चलोगे तो इधर से चले तब भी अल्टरनेट, इधर से चले तब भी अल्टरनेट, बट लोग इसको क्या करते हैं, रट लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। इस साइन की जरूरत आपको यहां कैलकुलेशन में थोड़ी सी यूज करनी है। आप हालांकि इस मेथड से भी, मतलब 1 1 1 2 3 लिख करके भी इस चीज को समझ सकते हैं, बट उतने करने की जरूरत नहीं। आप न्यूमेरिकली अगर उसको समझ जाए तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहला मैंने कहा इसमें कि आप कोई भी एक रो चुन लीजिए या फिर कोई भी एक कॉलम, मर्जी आपकी है। मैं एक रो से या फिर एक कॉलम को चुन के बनाता हूं, उसको फिर आपकी मर्जी, आप जिससे लेना चाहें आप ले सकते हो, लेके बना सकते हो। ठीक है, हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको ट्रिक के रूप में समझा सकता हूं उसको, कि आप उसको थोड़ा सा करो। जैसे मान लीजिए, पहले नॉर्मली आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं ट्रिक की बात करता हूं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमने फर्स्ट रो को चुना, तो ये आपका फर्स्ट रो है। ठीक, अब फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इन तीनों एलिमेंट को हम एक्सपेंशन फॉर्मेट से एक्सपैंड करके और उसको निकालेंगे। हम यहां पे उसको लिखेंगे बाय एक्सपैंडिंग along with रो 1। ठीक है, अगर आप यहां रो 2 को चुनते तो यहां रो 2, अगर आप रो 3 को चुनते तो यहां रो 3, अगर यहां पे कॉलम 1 को चुनते तो कॉलम 1, कॉलम 2 को चुनते कॉलम 2, और कॉलम 3 को चुनते तो कॉलम 3। तो आपकी मर्जी, आप जिससे लेना चाहो। ठीक है, अब सबसे पहले बताइए, अभी मैंने कहा यहां का साइन क्या होता है? प्लस,
फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे। ठीक है, साइन बस ध्यान रखना आपको, इसके हिसाब से लगना है आपको। जैसे इस एलिमेंट के साथ में साइन क्या है, प्लस, तो 1 को हम लोग प्लस साइन के साथ लिख लेंगे, प्लस को लिखना तो जरूरी है नहीं। ठीक, अब माइनर आप निकालते थे, वैसे ही आपको हर एलिमेंट के लिए, 3 एलिमेंट यहां पे है फर्स्ट रो में, तीनों एलिमेंट के लिए माइनर को निकालना है। जैसे क्या करते थे आप उसमें, फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का निकाल रहे, तो फर्स्ट रो 1 कहां पे, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो इसका डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम क्या बच गया आपके पास, 8 2 6 9। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 2, इसका साइन क्या है, माइनस, मतलब 2 को हम लोग माइनस साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, अब 2 बताइए कहां पे, फर्स्ट रो में, डिलीट हो गया, सेकंड कॉलम में डिलीट हो गया, क्या बच गया, 4 7 6 9, 4 7 6 9। ठीक है, फिर बीच में साइन, यहां पे देख लीजिए 3 किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है, 3 को लिख दिया। ठीक है, अब 3 कहां है, फर्स्ट रो में बट थर्ड कॉलम में। ठीक है, आपके पास क्या बच गया, 4 7 8 2। अब आप क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखें कि ये जो हमारा ऑर्डर 3/3 का था, वो सारे के सारे किस ऑर्डर में बदल गए, 2/2 के फॉर्मेट में। और 2/2 के फॉर्मेट में अभी आपने सीखा कि बस क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। ठीक है, क्रॉस, यहां पे साइन आप डिटर्मिनेंट्स का रखेंगे। ठीक है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना होता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग। ठीक, कैसे करें, ये 1 आपका है, चलिए 8 9 जा 72 माइनस 12, ये 36 माइनस 42, 4 2 जा 8 माइनस 56। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 into कितना हो जाएगा, ये 60, ये कितना हो जाएगा -6, और ये आपका हो जाएगा -48। ठीक है, ये आपका 60, ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, 6 2 जा 12, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 8 जा 24। ठीक है, ये आपका हो गया 72 माइनस 144, माइनस कर दीजिए, -72 आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सपेंशन मेथड को यूज करके या तो 2/2 का फॉर्मेट या 3/3 का फॉर्मेट रहे, आप उसको सोल्व कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चंस हो सकता है 1/1 के फॉर्मेट में भी रहे, जैसे मान लीजिए a = आपका 5 दिया रहे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, हालांकि ये केसेस हैं बहुत कम, बट अगर मान लीजिए a आपका 5 दिया हुआ है और आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना रहा, तो वैसे कंडीशंस में यहाँ पे तो कोई और एलिमेंट्स है नहीं, तो ये जो इसका एलिमेंट है वही इसका आंसर भी होगा, वही इसका डिटर्मिनेंट्स भी होगा। मतलब ये 1/1 के फॉर्मेट में, ये 2/2 के फॉर्मेट में, और ये 3/3 के फॉर्मेट में रहे। तो वैसे कंडीशंस में एक्सपेंशन मेथड को यूज करके आप तीनों ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं इसको एक्सपेंशन मेथड ही यूज करके बनाऊं, इसमें एक और मेथड है जो कि आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप यूज करेंगे, जिसको हम लोग वहां पे बनाएंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। वहां पे हम लोग इसको एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपके प्रॉपर्टीज को भी यूज करना होगा, एक्सपेंशन को भी यूज करना होगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको वहां ज्यादा आसान लगे, आप उस मेथड को यूज करके आप वहां पे क्वेश्चंस बना सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्रिक की बात कर रहा था, जैसे मान लीजिए कि अगर इस क्वेश्चंस को मैंने बनाया, ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं कि इस एलिमेंट में 1 2 3 4 अगर यहां 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो वैसे कंडीशंस में अगर हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं अगर इसको सेकंड रो से या सेकंड कॉलम के थ्रू अगर एक्सपैंड करूं तो मुझे ज्यादा आसानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं किसी रो किसी कॉलम को चुनूं तो सबसे पहले हमको 3 एलिमेंट को सोल्व करना पड़ेगा, 3 एलिमेंट के लिए हमको यहाँ पे एक्सपेंशन करना होगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से अगर चले तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई आप अगर करते हो तो वैल्यू 0 ही हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप यहाँ देखिए वो सेकंड रो में या सेकंड कॉलम में है। कहने का मतलब है कि आप सेकंड रो से एक्सपैंड करो या फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो उससे आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको 2 ही एलिमेंट का एक्सपेंशन करना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चंस अगर सपोज कर लेते हैं
यहां ऐसा ना हो करके मान लीजिए 1 0 3 4 0 5 या फिर 6 7 8 ऐसा आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पे देख लिए 2 0 इस कॉलम में है, तो फिर हम मुझे इतना बार बार एलिमेंट्स को एक्सपैंड करने की क्या जरूरत है? वो 0 0 आपका दिया हुआ है, तो 2 0 से तो ऐसे ही खत्म हो गया वो, तो मुझे सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी। मतलब आप आगे जब प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस को बनाएंगे तो वहां से एक चीज आपको और आसान हो जाएगा कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स के प्रोसेस में बनाते हुए अगर आप उस रो को या कॉलम को अगर आप जीरो बना पाए या फिर उसके एलिमेंट को अगर आप जीरो बना पाए तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर जीरो उसमें मिले तो आपका कैलकुलेशन पहले वाले से यानी इससे ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आ रही मतलब आई हो या फिर वैसा कोई प्रॉब्लम हो या फिर वैसा कुछ भी अगर वैसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर किन्हीं को समझने में परेशानी हो तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे या फिर लगे कि हाँ भाई किसी स्टूडेंट के काम आ सके, आप उसको शेयर करिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।